नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हाल ही में न्यूज में काफ़ी चर्चा में रही है और ओपोजिशन ने इसको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ना बोल के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम बोला है। उन्होंने इसको बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड को इसलिए लेके आई थी बीजेपी 2017 से 18 में, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी लोग उनको पॉलिटिकल डोनेशन देते हैं, फंडिंग करते हैं, उसको वो छुपा सके और उनकी पॉलिटिकल फंडिंग का किसी को पता न चले। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके क्या क्या फीचर्स थे, क्यों इसको लाया गया था और इसके लाने के बाद में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ और इसको किस लिए क्रिटिसाइज़ किया और इसके बाद में इसके क्रिटिसिज्म इतना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देके इसको बंद कर दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, एक तरीका था पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करने का, उनको डोनेशन देने का, और इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 2017 में। 2017 से 18 का जो बजट था उसके अंदर इसको लाया गया था और ये कब तक रहा, 15 फरवरी 2024 को। इसके 15 फरवरी 2024 को इसको हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देके इसको बंद कर दिया है। अब इसके अंदर अगर हम देखें जनरली क्या था, अगर आम भाषा में हम समझे तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई आदमी है एक्स और वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का ले लेते हैं, जैसे बीजेपी को। तो बीजेपी को अगर कोई आदमी एक्स है, वो फंडिंग करना चाहता है, कोई डोनेशन देना चाहता है, तो क्या है, इनको डायरेक्ट फंडिंग नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो फंडिंग करेगा एसबीआई बैंक को, और बैंक से क्या करेगा, वो ले लेगा इलेक्टोरल बॉन्ड, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये जाकर के ये जो है पार्टी को दे देगा, और वो पार्टी जो है इस बॉन्ड की रकम को, कि जितने का उसने बॉन्ड लिया है, उस बॉन्ड को अपने जो अकाउंट के अंदर उसको क्रेडिट करवा लेगी बैंक के जरिए। तो इस टाइप से मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट टाइप की फंडिंग हुई थी इसके द्वारा। और इस फंडिंग का पर्पज क्या था लेके आने का, कि क्या है कि कैश में ट्रांजैक्शन कम हो, एक अमाउंट जो फंडिंग जो डोनेशन दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी को, उसको ट्रेस किया जा सके। तो इस टाइप की इसकी चीज़ें थी। आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो बैकग्राउंड इसका क्या था। तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। 2017 का जो फाइनेंस बिल आया था, 2017 से 18 का जो बजट था, उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था। और उस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे अरुण जेटली, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि 2017 से 18 के बजट में ये आया था, लेकिन 2 जनवरी 2018 में इसका पहला गैजेट के अंदर पहला नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद में ही इसके थ्रू क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन जाने स्टार्ट हुई थी। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें कि इसके अंदर क्या स्पेशल फीचर थे, कैसे इसके थ्रू डोनेशन दी जाती थी, तो आइए देखते हैं। तो इसके अंदर ये प्रोविजन दिए गए थे कि भारत का कोई भी सिटीजन या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है जो भारत की है, भारत के अंदर रजिस्टर्ड है, वो क्या है कि केवाईसी नॉर्म्स का फॉर्म भर के बैंक के जरिए जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकती थी। तो पहला इसके अंदर ये क्या हो गया, कोई भी भारत का सिटीजन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकती थी। और कहाँ से खरीदेगी, बैंक से। और उस बैंक को खरीदने के टाइम पे उसको क्या है कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है, जो भी वो फॉर्म वगैरह होते हैं, जो केवाईसी नॉर्म्स वगैरह जो भरनी पड़ती हैं, वो सब भर के उसको जमा करना पड़ता था। दूसरा क्या था कि इसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रोक्योर जब करेगा कोई आदमी किसी पार्टी को डोनेशन करते टाइम, तो उसको क्या है कि बैंक को पेमेंट करनी होगी। वो पेमेंट चाहे वो चेक में भी कर सकता है या कैश में भी कर सकता है या और भी कोई डिजिटल तरीके से पेमेंट कर सकता है। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड कितनी भी अमाउंट के खरीद सकता है, चाहे वो 1000 के हों, चाहे 1 लाख के हों, चाहे 10 लाख के हों, चाहे 1 करोड़ के हों, मतलब कितने भी अमाउंट तक के वो बॉन्ड खरीद सकता है। तीसरा अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा बैंक था जिसके जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते थे, तो वो था एसबीआई बैंक। केवल एक बैंक को ही इसका प्रोविजन दिया था कि जिसके जरिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रोक्योर कर सकते हो। चौथी चीज ये थी कि आप ऐसा नहीं कभी भी जाकर के बैंक से ये बॉन्ड प्रोक्योर कर लोगे। इसके लिए क्या कुछ टाइमलाइन बनाई गई थी, जैसे कि 10 दिन की टाइमलाइन बनाई गई थी और किन किन महीनों में मिलता था, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के अंदर। मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन 4 महीनों के अंदर ही 10 दिन के लिए इसकी सेल ओपन होती थी। उसी टाइम पर आप इसको खरीद सकते थे। एडिशनली 30 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते थे साल के अंदर, जिस साल के अंदर हमारे जनरल असेंबली इलेक्शन जो होते हैं, जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम पर क्या है कि 30 दिन एक्स्ट्रा दिए गए थे। ये बॉन्ड खरीदने के बाद में जो है 15 दिन का टाइम दिया जाता था
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बॉन्ड खरीदा है SBI बैंक से, तो आज मैंने पेमेंट कर दी और बॉन्ड खरीद लिया, तो अब मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड का पेपर जाकर के दूंगा, वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर उसको अपने अकाउंट में तुड़वा लेगी, अपने अकाउंट में उसको क्रेडिट करवा लेगी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को। अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने अकाउंट में क्रेडिट नहीं करवाती है तो वो सेम अमाउंट जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर वो ट्रांसफर हो जाएगा। वो ना तो वापस मुझे मिलेगा, रिफंड होगा, ना फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा। मतलब 15 दिन के अंदर उनको क्रेडिट वो करवाना पड़ेगा पेमेंट होने के बाद में। दूसरा, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिनकी अकाउंट में ये क्रेडिट हो सकता था? तो मतलब ऐसी कोई भी नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जिसको एटलीस्ट 1% जो वोट मिले हों पिछले जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर, तो वो इसके जरिए क्या है कि पॉलिटिकल डोनेशन ले सकती थी। अगर आगे हम बात करें कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन तो पहले भी दी जाती थी, जी हाँ बिल्कुल दी जाती थी, बट इसके ज़रिए क्या हुआ था, इसके ज़रिए ये ऐसा प्रोविज़न लाया गया था कि कोई भी अगर हम पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं तो हम बैंक के जरिए जा करके दें, जिससे कि एक तो कैशलेस ट्रांजेक्शन होगा आपका, दूसरा आपकी जो अमाउंट है उसको क्या ट्रेस किया जा सकेगा। अगला, इसके जरिए ये प्रोविज़न इसलिए लाया गया था कि क्या है कि ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि इसके जरिए उस टाइम पे ऐसा बोला गया था कि जो कुछ होगा वो सबके सामने रखा जाएगा, कौन किसको डोनेशन दे रहा है उसका नाम वगैरह भी इसके अंदर क्या है हाईलाइट किया जाएगा और उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। अगला क्या था कि अकाउंटेबिलिटी बनाई जा सके, जैसा कि हमने बताया। दूसरा, तीसरा क्या था इसका कि इलीगल फंड को रोका जा सके, कि जो ब्लैक मनी जो हम देते हैं उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके, इसलिए इसकी हमें जरूरत पड़ी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोक्योर करेंगे बैंक से, और बैंक से प्रोक्योर करने के बाद में हम क्या है कि उस पर्टिकुलर पार्टी को वो बॉन्ड देंगे, जिससे कि बाद में वो क्रेडिट करवा लेंगे अपनी। तो ऐसा नहीं है इसको एक कानून के रूप में एक ही बार में लाया गया, इसको लाने के लिए काफ़ी कुछ अमेंडमेंट करने पड़े थे पहले के जो एक्ट थे उनके अंदर। सबसे पहला जो एक्ट था उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन लिमिट, क्योंकि पहले जो था इसके आने से पहले पॉलिटिकल पार्टियों को हम फंडिंग जो है कैश के अंदर 20,000 रुपये तक दे सकते थे, लेकिन इसके आने के बाद में इस अमाउंट को 2,000 कर दिया कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर फंडिंग देते हैं 2,000 रुपये तो आप कैश में दे सकते हैं 2,000 रुपये तक, लेकिन 2,000 से ऊपर आप क्रॉस करते हैं तो आपको क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही देना होगा। अगला इसके अंदर अमेंडमेंट आया कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। पहले वाली स्कीम में, पुरानी स्कीम में क्या होता था कि कोई कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रही है, उसको डोनेशन दे रही है, तो वो कितना डोनेशन दे सकती है उसके ऊपर एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट थी, जिस प्रकार से 7.5% वो डोनेशन दे सकती थी उसके पिछले 3 साल के प्रॉफिट का। लेकिन इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर उस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट को हटा दिया गया। अब कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितना मर्जी चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकती थी। तीसरा, इसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया कि इससे पहले क्या होता था पुरानी स्कीम में ये होता था, हम अगर मान ले पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो हम जब इनकम टैक्स भरते हैं तो उसके अंदर हमें उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल भी फाइल करनी होती थी कि हमने ये डोनेशन इस पार्टी को इतने अमाउंट का इस तरीके से दिया है। लेकिन इसके अंदर ये सारे ऑब्लिगेशन हटाए गए और हमें खाली ये बताना होता था कि हमें इतने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं साल के अंदर। मतलब इसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल नहीं देनी होती थी। तो एक किस्म से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कहीं कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा था। अगला अगर हम देखें अमेंडमेंट, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया, जिसके जरिए फॉरेन कंट्री से भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी जा सकती थी। तो ये सब एक अमेंडमेंट एक्ट लाए गए थे जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बनाई गई थी तब। हालांकि जो हमारे आलोचक हैं जिन्होंने इस स्कीम को क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने ऐसे बोला है कि इसका मतलब तो ये होया कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन आप चाहे कैसे भी दे, किसी भी तरीके से दे, बस उनको डोनेशन दे दे, और वो अमाउंट कहाँ से आ रही है उसको कोई पता नहीं है, किसको वो डोनेशन दी जा रही है उसको कोई पता नहीं है, आप सब चीज़ को एनोनिमस रख रहे हो। तो इसलिए क्या है कि मतलब ये तो एक टैक्स पेयर की जो मनी है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही कि टैक्स पेयर की मनी का यूज कहाँ हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कितनी मिल रही है। तो मतलब लोकतंत्र के अंदर ये तो कुछ अधिकार ही नहीं रहा किसी का कि पूछने का। तो इसलिए क्या है कि इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म लगे, काफ़ी इसके ऊपर एलिगेशन लगे, इसको क्रिटिसाइज किया गया। और इसको क्रिटिसाइज करने के लिए क्या क्या तर्क दिए गए थे क्रिटिसाइजर्स के द्वारा, वो देखते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर ये तर्क दिया गया था कि इसके अंदर पब्लिकली डाटा अवेलेबल नहीं है, कि
कि कौन आदमी डोनेशन दे रहा है, किस पार्टी को डोनेशन दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने क्या है कि इसको एनोनिमस रखा था, गुप्त रखा था। एसबीआई बैंक ने इस चीज़ को कहीं पब्लिश नहीं किया था। वो बोलते थे कि हमें पता ही नहीं है कि कौन डोनेशन दे रहा है और कौन ले रहा है, हम तो बस इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करते हैं और पैसे ले लेते हैं, उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी आती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड उनके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। अगला क्रिटिसाइजर्स ने ये बोला था कि टैक्स पेयर की जो मनी है उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और उसको किस पॉलिटिकल पार्टी तक वो पहुंच रहा है, उसके बीच में कौन से चैनल फॉलो किए जा रहे हैं, उस चीज़ का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उसको ट्रेस ही नहीं किया जा रहा। आप बोलते कि अकाउंटेबिलिटी आएगी इसकी वजह से, ये तो अकाउंटेबिलिटी के बिल्कुल अपोजिट हो गया। तीसरी चीज़ ये थी कि हालांकि इन्होंने बोला था एसबीआई बैंक ने कि जो चीज़ें हैं, जो कोई डोनेशन दे रहा है या डोनेशन दे रहा है वो एनोनिमस है, वो गुप्त तरीके से दे रहा है, हमें उसका डाटा, हमारे पास कुछ इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट हुआ तब उसके बाद हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर हर इलेक्ट्रल बॉन्ड को दिया जाता था, जो कि वैसे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन क्या है कि आप उसके अंदर वो प्रिंटेड होता था इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर, और वो एसबीआई बैंक उसको देख सकता था। और अगर मान लो, इसका मतलब तो यही हुआ फिर कोई रूलिंग गवर्नमेंट जो है जिसका एसबीआई के ऊपर अभी फिलहाल हाथ है, तो वो अगर चाहे तो किसी की भी अमाउंट को ट्रेस कर सकती थी कि कौन अमाउंट दे रहा है और किस पार्टी को दे रहा है। और उस ट्रेस करने के बाद में अगर वो मान लो किसी अपोजिशन पार्टी को कोई आदमी डोनेशन कर रहा है तो उसको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप उनको दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ, पीआईएल काफ़ी दायर की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए, क्योंकि ये क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो तर्क हैं उनके खिलाफ है। तो इसके बाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम्स को काफ़ी लीगल चैलेंजेस मिले और इसके अंदर ऐसे तर्क दिए गए कि दो तरीके से ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहला क्या है कि इसके अंदर लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि हमें ये लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा जो टैक्स पेयर हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि लोगों की सरकार होती है, लोकतंत्र के अंदर, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि कौन डोनेशन दे रहा है, किसको डोनेशन दे रहा है। इसका ना तो एसबीआई कोई डाटा पब्लिश कर रहा, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पब्लिश कर रहा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बता रही, ना कोई इंडिविजुअल बता रहा। तो इसकी क्या है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसके अंदर। दूसरा क्रिटिसाइजर्स ने ये तर्क दिया पीआईएल के अंदर कि इसको जो है मनी बिल की तरह नहीं देखा जाए, क्योंकि मनी बिल की तरह क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट इसको इसलिए लेकर के आई थी कि इसको राज्यसभा के द्वारा पास ना करवाना पड़े, क्योंकि हमारे जो फाइनेंस बिल हैं, धन विधेयक जो हैं, उसके अंदर लोकसभा का अपर हैंड रहता है और लोकसभा अकेले उसको पास कर सकती है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि राज्यसभा की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसको मनी बिल में इसलिए लाया गया है कि इसको अकेले लोकसभा ही पास कर सके। इसको मनी बिल से हटाया जाए, इसको नॉर्मल कानून के रूप में राज्यसभा में पेश कराया जाना चाहिए था, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है वो एक ऐसा जरिया निकाल लेती है कि हमारे अपर हाउस की वैल्यू इससे खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्या है, काफी पीआईएल दायर हुए थे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, पीआईएल जो फाइल की गई थी वो अक्टूबर 2017 में फाइल की गई थी और उसका रिस्पॉन्स आया था मार्च 2018 में। अब अगर हम देखें कि कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के लिए एफर्ट लगाए थे, तो सबसे पहले एक एनजीओ था हमारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे जो महान वकील हैं भारत के प्रशांत भूषण, और दूसरा सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, वो जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जिसने पीआईएल दाखिल की थी। और इसको दाखिल करने के बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को बोला था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो कि अब तक आए हैं उनका डाटा पब्लिश किया जाए। और दूसरा क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी 5 जज की जो बेंच थी, जिसको हमारे हेड कर रहे थे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, उन्होंने जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और उनको बोला कि इसको जल्द से बंद किया जाना चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसको बंद किया और एसबीआई को डायरेक्ट भी किया उन्होंने कि अब तक जितने इलेक्ट्रल बॉन्ड आए हैं उनका डाटा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्दर इस डाटा को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा, ताकि लोगों को पता चल सके कौन किसको, पार्टी को कहां से कितनी डोनेशन अब तक मिली है। तो 11 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये चीज डिस्क्लोज करने के लिए कि किसने कितनी डोनेशन किस पार्टी को दी है। वो सारी डिटेल ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगी और फर्दर जो है
15 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करेगा अपनी वेबसाइट पे, जिससे कि टैक्स पेयर्स को, लोगों को, आम जनता को पता चल सके कि डोनेशन एक्चुअली आई कहाँ से, किसने डोनेशन दी और कितने डोनेशन किस पार्टी को दी। उसके आगे अगर हम देखें जो डाटा पब्लिश हुआ था उसके अंदर मेन अगर हम पार्टी देखें तो बीजेपी को जो है 6065 करोड़ के लगभग जो है उनको डोनेशन मिली थी। टोटल ये डोनेशन थी लगभग 12-12.5 करोड़, जिसमें 6065 करोड़ मतलब आधी रकम तो अकेली बीजेपी पार्टी को डोनेशन दी गई थी इस टाइम पीरियड में, और टीएमसी को 1600 करोड़ के अप्रोक्स, और कांग्रेस जो कि अपने आप में एक नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, काफ़ी लंबे टाइम से वो सत्ता में रही आज़ादी के बाद से, जिनको केवल 1400 करोड़ रुपए की डोनेशन मिली थी। तो इसके जरिए, इस डाटा के जरिए आप देख सकते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है जो इसको लेकर के आई थी और जो फिलहाल रूलिंग कर रही है उस टाइम से अभी तक, उसका इसके अंदर कितना बड़ा अपर हैंड है कि इसके जरिए वो कितना ज्यादा डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम डोनेशन की बात करें उस डाटा के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ा जो बिगेस्ट डोनर था वो कौन था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको रन कर रहे थे मिस्टर सेंटिगो मार्टिन। और इस कंपनी ने, ये क्या कि लॉटरी कंपनी थी, और इन्होंने लगभग 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड 2019 से लेकर 2024 तक। आप समझ सकते हैं कि 5 साल के अंदर इन्होंने 1300 करोड़ रुपए की पॉलिटिकल डोनेशन दी है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंग इनके ऊपर छापेमारी की थी, और वो जब छापेमारी की थी उसके एक हफ्ते बाद इन्होंने 100 करोड़ रुपए की पॉलिटिकल डोनेशन के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं। और ये अमाउंट खरीदने के बाद उनके ऊपर कोई भी छापेमारी नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि हो सकता है ये 100 करोड़ रुपए की जो डोनेशन थी वो बीजेपी को दी गई हो और बीजेपी ने बाद में ईडी की रेड को रुकवा दिया हो। तो इससे क्या है कि काफ़ी ऐसे एलिगेशन लगे हैं जो फिलहाल हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर, कि वो इसके जरिए लोगों से डोनेशन हथिया रही है, लोगों से डोनेशन वसूल रही है, क्योंकि मैक्सिमम डोनेशन इसके जरिए बीजेपी को ही मिले हैं।